नमस्कार। इतिहास गा रहा है कि इस तीसरे एपिसोड में प्रोफेसर भानु कपिल से हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिस पर व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा तमाशा चलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच का रिश्ता। मजेदार यह है, जब डॉक्टर साहब बताएंगे तो आप डिटेल में देखेंगे। मजेदार यह है कि एक समय सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस की जो लेफ्ट पॉलिटिक्स थी, वामपंथी राजनीति कांग्रेस के भीतर थी, उसका साथी माना जाता था, उसका नेता माना जाता था, दोनों को एक साथ। और दूसरी तरफ थे वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत और इस तरह के लोग जिनको कांग्रेस के भीतर दक्षिणपंथी कहा जाता था। लेकिन पिछले काफी समय से लगातार नेताजी और नेहरू जी के बीच विवाद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लगातार ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे पंडित नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस का कैरियर खत्म कर दिया हो, या फिर पंडित नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करवाई हो, या फिर यहां तक लोग चले जाते हैं कि जैसे उनकी हत्या में भी, या उनका जो एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट नहीं था, उसके बाद उनको जानबूझ के अवॉइड किया गया। और इन सब के लिए जाहिर है पूरा का पूरा जो ट्रॉल गैंग है, जो राइट विंग है, वो दोष देता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो आज प्रोफेसर भानु कपिल से हम समझेंगे कि नेहरू और सुभाष के बीच में रिश्ता क्या था, और सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी से जुड़ी कुछ जो रहस्यात्मक बातें क्रिएट की जाती हैं उन पर भी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो व्हाट्सएप तो आप भी देखते ही रहते हैं, इस तरह की चीजें आती ही रहती हैं। जिस ग्रुप में हम लोग हैं वहां भी आप बस्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे दर्शकों को मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू के बीच रिश्ता कैसा था। उसके बाद एक एक करके हम जो बाकी सारी चीजें हैं उस पर सवाल लेंगे। अशोक जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अब तक हम एक ऐसे इकोसिस्टम में प्रवेश कर चुके हैं कि जिसमें कि हिस्टोरिकल जो लिमिनरीज थे जिन्होंने हमारे देश के लिए संघर्ष किया, उनके भले स्ट्रेटजीज और माध्यम अलग अलग होंगे, तरीके अलग अलग होंगे, पर उनको एक दूसरे के खिलाफ आइकन्स को हाईजैक करते हुए उनके एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का लगातार प्रयास होता जा रहा है। सुभाष और नेहरू के बारे में जो अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव और जिसको कहते हैं करिश्मेटिक पर्सनैलिटी दोनों ही रही है। दोनों ही जो भारतीय जो जनमानस था उसके ऊपर उन्होंने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल स्टैब्लिश किया था। और इन दोनों की शुरुआत भी करीब करीब एक तरह की कॉमन बैकग्राउंड की शुरुआत थी। फॉर एग्जांपल के सुभाष चंद्र बोस के फादर भी एक एडवोकेट थे, जानकीनाथ बोस बड़े फेमस एडवोकेट थे। नेहरू जी के पिताजी भी, मोतीलाल नेहरू भी एक बहुत लीडिंग लॉयर थे। और दोनों का बैकग्राउंड, एक अच्छी स्कूलिंग इन लोगों को मिली और आगे जाकर इनको एक अच्छा एक्सपोजर मिला। तो इनका जो एक पर्सनैलिटी डेवलप होने का इनको मौका मिला, उसमें काफी इनको एक सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट इन लोगों को मिला। सबसे बड़ा फर्क क्या आया कि सुभाष और नेहरू के अपब्रिंगिंग में जो फर्क था कि सुभाष थोड़ा रीजनल जो इन्फ्लुएंस से थोड़े ज्यादा प्रभावित थे, और थोड़ा उनका जिसको कह सकते हैं कि पुराना जो भारतीय संस्कृति है उसकी तरफ उनका रुझान काफी हद तक था। और इसके विपरीत नेहरू थोड़े से ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ चीजें सोचते थे, लॉजिक उनके साथ ज्यादा था। सुभाष एक इमोशनल पर्सनैलिटी थी और इनके अपब्रिंगिंग और इनके सोचने के तरीकों में कुछ ऐसे फर्क थे कि जो इनके आगे आकर के इनके जो एक्शंस थे उसमें भी हमको देखने को मिलते हैं। पर ये बहुत एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी का एक हिस्सा रहा है। और सुभाष तो एक ऐसा विक्टिम है जिनको कभी राइट विंग वाले अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं, कभी लेफ्ट विंग वाले अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं। बट खुद सुभाष की पर्सनैलिटी में इतने पैराडॉक्सिकल सिचुएशन रही, वो खुद इतनी बार क्रॉस रोड्स पे गए, खुद ने उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी में कुछ प्रैग्मेटिज्म की वजह से कुछ चेंजेस किए, कभी कुछ चीजें नई सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने खुद ने कुछ परिवर्तन किए। तो आज तक ये ना तो एक्सट्रीम राइट डिसाइड कर पा रहा है उनके साथ क्या किया जाए, और एक्सट्रीम लेफ्ट क्या कर पा रहा है उनको डिसाइड नहीं किया जाए। बस एक उनको रास्ता मिला कि कैसे सुभाष को गांधी और नेहरू के खिलाफ खड़ा किया जाए। मेन स्ट्रीम जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके खिलाफ और सुभाष के हीरोइक जो अटेम्प्ट थे उसको कैसे आगे लाया जाए, क्योंकि सुभाष का जो कनेक्ट फासिस्ट स्ट्रेटेजीज के था उनके प्रति सहानुभूति सावरकर की भी थी, आरएसएस की भी थी। बट इसके ठीक विपरीत
सावरकर और आरएसएस दूसरी तरफ अंग्रेजों के साथ भी थे। तो एक अजीब भूल भुलैया का शिकार पूरा राइट विंग है। इनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के साथ करे तो करे क्या, क्योंकि सिचुएशन बड़ी अलग तरह की थी, सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स थी। तो नेहरू और मैंने आपसे पूछा था सवाल कि नेहरू और सुभाष के बीच रिश्ता कैसा था कांग्रेस के अंदर जब दोनों लोग आते हैं। दोनों के साथ एक कॉमन चीज बहुत सारी आपने बताई, एक और कॉमन चीज थी कि दोनों की जो शुरुआत थी वो अपने अपने यहाँ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष चुने गए थे। कलकत्ता में सुभाष बाबू और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, बल्कि सरदार पटेल भी उसी समय अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद कांग्रेस में इन लोगों की एक्टिविटी शुरू होती है। तो इन लोगों के बीच के आपस के संबंध कांग्रेस में रहते हुए कैसे थे? देखिए, कांग्रेस में शुरुआती दौर में इनका पहला संपर्क तो 1921 के आसपास होता है, जब कलकत्ता कांग्रेस के अंदर ये लोग मिलते हैं। गांधी एक अपना असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, तो गांधी ही सुभाष को सीआर दास की तरफ डाइवर्ट करते हैं और उनका एक तरह की उनकी कनेक्ट उनके साथ स्टैब्लिश होती है। और एक एक बहुत ही हार्मोनियस सा रिलेशनशिप इनके बीच में डेवलप होती है, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब असहयोग आंदोलन को एब्रप्टली जब गांधी को चोरी चोरा की वजह से या हिंसक होने की वजह से जब बैक ऑफ करना पड़ता है, तो जिस गांधी के बैक ऑफ करने की वजह से जो मोतीलाल नेहरू में एक नाराजगी होती है दिमाग में कि आंदोलन अच्छा चल रहा था, इसको रोका क्यों, वो क्यों नाराजगी सुभाष बोस पे भी होती है, वो क्यों नाराजगी सीआर दास पे भी होती है। तो बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है कि नेहरू रिलेक्टेंटली गांधी के साथ रहते हैं, किंतु मोतीलाल नेहरू, नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू और सीआर दास और सुभाष चंद्र एक ही कैंप पे होते हैं। तो एक इनकी बड़े आपस में बड़ी एक अलग तरह की पारिवारिक मेलजोल भी रहता है। और इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है कि 1900 जो हम बात करते हैं कि ये नेहरू रिपोर्ट की जब बात होती है, जब सबसे पहले साइमन कमीशन के मामले में जब भारतीय दल एक मत नहीं होते हैं और अंग्रेज इनको प्रेशर करते हैं कि आप क्यों नहीं एक कॉमन संविधान बनाइए, तो जब मोतीलाल नेहरू जब एक कॉमन संविधान भारत का बनाने की बात करते हैं जो सभी दलों को मंजूर हो, उस संविधान बनाने की कमेटी में मोतीलाल नेहरू स्पेशली सुभाष बोस को लेते हैं अपने साथ, और नेहरू भी उसके अंदर होते हैं। तो ये हैंड इन हैंड कांग्रेस के चीजों में साथ साथ काम करते हैं। दोनों समाजवादी विचारों से प्रभावित होते हैं, दोनों एक दूसरे का काफी सम्मान करते हैं। और इनफैक्ट कि जो 1929 में लाहौर का जो कांग्रेस होती है और जो आज तक जो मामला मोतीलाल नेहरू वगैरह सब डोमिनेंट स्टेटस की बात करते हैं, ये नेहरू जब पहली बार पूर्ण स्वाधीनता का नारा देते हैं लाहौर के अंदर, उसको सबसे ज्यादा समर्थन सुभाष बोस की तरफ से मिलता है। इनफैक्ट दोनों हैंड इन हैंड साथ जाते हैं और इनकी आपस में इतने घनिष्ठ संबंध होते हैं कि ये हर एक्टिविटी में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहां तक कि जब सुबह पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी वहां पर यूरोप में बहुत ज्यादा बीमार थी, ट्यूबरक्लोसिस से वो पीड़ित थी, तो उस वक्त सुभाष ने व्यक्तिगत तौर से उनकी काफी मदद की। वहां पर लुसान में पर्सनली गए और इवन देन के अंतिम जो क्षण थे कमला नेहरू के, उस वक्त सुभाष वॉज देयर ओनली, और उनके अंतिम संस्कार तक का काम भी इन लोगों ने साथ में मिलकर के किया। और जब सुभाष उन्हें सब कुछ सिचुएशन देखी, नेहरू को काफी डिस्टर्ब देखा, तो सुभाष वॉज द ओनली पर्सन को उन्होंने एक लेटर लिखा कि नेहरू को आगे जाकर के कि भैया आपकी जैसे प्रोग्रेसिव आदमी की कांग्रेस जैसे संगठन को बहुत जरूरत है, ये बहुत ही ओल्ड गार्ड्स के हाथ में है, तो आप जैसे लोग आएंगे तो कांग्रेस के प्रोग्राम्स को नया दिशा देंगे, प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी की तरफ आप लेके जाएंगे और आपकी जरूरत है। तो इनका आपस में बड़ा बहुत ही एक अच्छे तरह का कोऑर्डिनेशन रहा है। 1939 के बाद कुछ राहों में कुछ परिवर्तन आया, बट 1939 तक भी त्रिपुरी कांग्रेस के संकट में भी जब एआईसीसी पूरी तरह से जिसमें सुभाष के खिलाफ जारी होती है, तो शरद बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू दो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सुभाष की वर्किंग कमेटी से इस्तीफा नहीं देते हैं। यानी कि लास्ट मोमेंट तक नेहरू की ये भूमिका रहती है, सुभाष और गांधी के बीच में मतभेद है उनको पाटने की कोशिश करते हैं। और यहां तक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वंदे मातरम को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा था, उस वंदे मातरम को रीस्ट्रक्चर करते हुए 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष की मदद से ही उसको रीस्ट्रक्चर करके, उसको कुछ देवी की स्तुति को लेकर कुछ इश्यूज थे और उसको सभी लोगों के लिए सर्वग्राह्य टाइप, ताकि सब लोग उसको एक्सेप्ट कर सके, ऐसा कुछ बनाने का जब वो प्रयास कर रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर ने नेहरू की बड़ी हेल्प की थी। और वंदे मातरम कांग्रेस के अंदर उसका एक एंथम की तरफ से उसको काम में लिया गया। और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कम्युनल फोर्सेस के मामले में
दोनों का व्यू पॉइंट शुरू से लेकर एंड तक एक जैसा था। आपने त्रिपुरी कांग्रेस की बात की, त्रिपुरी कांग्रेस को लेकर सबसे ज्यादा बात होती है। मैं चाहूंगा थोड़ा विस्तार से बताइए कि त्रिपुरी कांग्रेस में क्या एग्जैक्टली हुआ था, क्यों सुभाष बाबू को बाद में इस्तीफा देना पड़ा, उस पूरे प्रोसेस को मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप समझाइए, क्योंकि उसको लेकर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जाता है। देखिए, त्रिपुरी कांग्रेस के पहले हमको बैकग्राउंड में ये समझना पड़ेगा कि 1936 और 1937 के लगातार कांग्रेस अधिवेशनों में, क्योंकि नेहरू को पहले 36 अधिवेशन में काफी कम समय मिला था और उनको एक एक्स्ट्रा उन्होंने टाइम पीरियड अपना मांगा था, तो उनको 37 का चुनाव में भी नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो उसको ध्यान में रखते हुए सुभाष चंद्र बोस से भी काफी, मैं भी अपने तरफ से लंबा काम करना चाहता हूँ, और उस तरह की जो सिचुएशन बन रही थी, तो गांधी ने ही शुरुआत में सुभाष को आगे बढ़ाया। और 1900 हरिपुरा कांग्रेस में जो सबसे पहला काम जो गांधी और सुभाष की जो लास्ट, जिसमें कह सकते हैं कि एक बात में एकमतता थी, उसमें हरिपुरा कांग्रेस तक तो चीजें ठीक चली। हरिपुरा कांग्रेस में सुभाष और नेहरू ने मिलकर के देसी रियासतों में आंदोलन शुरू करने की बात कही। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू ही वो दो लोग थे जिन्होंने तय किया कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का सदस्य बना नहीं रह सकता, यानी कि कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन से पूरी तरह से कांग्रेस को मुक्त कराने का काम नेहरू और सुभाष से मिलकर के किया। और यहां पर जब एक ही चीज को लेकर और नेशनल प्लानिंग कमीशन की बात आती है हरिपुरा कांग्रेस के अंदर, जो सुभाष बोस सबसे पहले एक प्लानिंग कमीशन का प्लान करते हैं कि भारत में आगे विकास के लिए एक प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, तो उस प्लानिंग कमीशन के लिए सबसे योग्य कैंडिडेट वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष बनते हैं। और बड़ी याद रखने वाली बात है कि ट्रोलिंग आर्मी कुछ भी बोले, आज का इकोसिस्टम कुछ भी बोले, उसी प्लानिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए नेहरू ने योजना आयोग की स्थापना की आगे जब भारत आजाद हुआ। और यहां तक इन चीजों में कोई तरह का मतभेद नहीं था, किसानों के मामले में कोई मतभेद नहीं था, सारी चीजों के मामले में मतभेद नहीं था। सिर्फ मतभेद एक चीज को लेकर था कि साम्यवाद और फासिस्ट शक्तियों के बीच में सुभाष बोस को एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहते थे, जबकि क्लियर कट नेहरू का मानना था कि साम्यवाद और फासिज्म के बीच में कोई रास्ता नहीं निकल सकता, ये दोनों ही एक तरह की अलग स्थितियां हैं। और सुभाष के विचार थोड़े से मैकेनाइज फैसिनेशन कर रहे थे इन आइडियोलॉजीज को लेकर, और विश्व की जो घटनाएं घटित हो रही थी, क्योंकि यूरोप में सुभाष भी खूब घूमते थे और नेहरू का भी काफी एक्सपोजर था, तो सुभाष फासिस्ट पावर्स के नजदीक जाने में कोई गलती नहीं मानते थे। उनका मानना था कि अगर हम इस तरह से भी हम चले गए, इनकी मदद भी ले ली, तो हमारे को देश को आजादी मिल सकती है। और ये जो झुकाव था, उसको लिए नेहरू के दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन थे। उनका मानना था कि जो फासिज्म की आइडियोलॉजी है, जिस तरह से ज्यूज को उन्होंने एक तरह से आइसोलेट करके जिस तरह से हिटलर ने अत्याचार करना शुरू किया, वो एक तरीका ठीक नहीं हो सकता। और सुभाष के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए उनका दिमाग में था कि एक मिड विक्टोरियन टाइप का वो कह करके उनका मजाक भी उड़ाते थे। उनके दिमाग में वैसे डेमोक्रेसी के लिए कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था नहीं। और सुभाष के राजनीतिक विचारों में ये था कि आने वाले समय में एक ऑथोरिटेटिव रूल्स की, भारत को रूल की जरूरत है, उसके आधार पर ही भारत के विकास की पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है। तो ये जो चीजें थी, उसको लेकर इनके दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इश्यूज थे। और मैं एक बात इस बात में आपके साथ जोड़ना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भगत सिंह का इन दोनों की पर्सनैलिटी के बारे में जो आकलन किया गया, जो शायद आम लोगों को बहुत कम पता है इसके बारे में। भगत सिंह ने 1928 में अपनी मौत के 3 साल पहले एक जो कीर्ति करके एक अखबार निकलता था, एक मैगजीन निकलती थी जो किसानों से संबंधित बातों की बात करती थी पंजाब के, तो उन्होंने इन दोनों के बारे में साफ साफ भगत सिंह ने लिखा कि दोनों ही राष्ट्र के लिए देश को आजादी चाहते हैं, पर नेहरू का दृष्टिकोण ज्यादा व्यापक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ज्यादा खुले हुए रूप में पाए जाते हैं। और जबकि सुभाष बोस किसी न किसी तरह से इनका झुकाव प्राचीन पुरातन परंपराओं की तरफ है, और आगे जाकर के शायद ये फासिस्ट शक्तियों की तरफ इनका झुकाव हो सकता है, ऑथोरिटेटिव रूल की तरफ झुकाव हो सकता है। तो भगत सिंह ने जो खास तौर से उस दौर में जो एंटिसिपेट किया था, और जो सुभाष के दृष्टिकोण में थोड़ा सा उनको थोड़ा कमी नजर आ रही थी, और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि पंजाब में जो आज जो माहौल बना हुआ है, उसके अंदर युवाओं के लिए जरूरत है कि नेहरू की विचारों की तरफ वो जाए। लोकतांत्रिक विचारों की बात हो रही थी, समाजवादी विचारों की बात हो रही थी, और सुभाष को ऐसा मानते थे वो दिल की खुराक तो दे रहे हैं, पर बौद्धिक खुराक देने में शायद नेहरू की रिक्वायरमेंट ज्यादा है पंजाब को। ये बात खास तौर से भगत सिंह की इनके बारे में रही थी।
और जहां तक इन दोनों के सोचने के तरीकों पर जो बात आती है, दोनों ने यूरोप को काफी ढंग से घुमा था, दोनों का एक्सपोजर ठीक था, दोनों कम्युनल मामलों में, इवन सामंतवादी मामलों में जो मैटर, जो भी इश्यूज आते थे, देश के फ्यूडल प्रॉब्लम्स को लेकर इशू आते थे, प्रिंसली स्टेट्स के मामले को लेकर इशू आते थे, या हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती थी, या प्लांट इकोनॉमी की बात होती थी, स्टेट का मतलब कंट्रोल जो इकोनॉमी पे होना चाहिए, इस तरह की जो बात होती थी, इनके आपस में विचारों में कोई तरह की जिसको कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था, सब कुछ चीजें कंसेंसस में चलती थी। सिर्फ त्रिपुरी कांग्रेस एक ऐसा सिचुएशन आया जिसपे कांग्रेस की नीति और लक्ष्य को बदलने का जो बात आई, और जिन्होंने पहले भी अपने एक इंटरव्यू में मैंने आपसे शेयर किया था कि रासबिहारी बोस और जो लोग उनको, जो सुभाष को लगातार प्रॉम्प्ट कर रहे थे कि कांग्रेस के दल के स्वरूप को ही बदल दो, आप इसको पूरी तरह से आप जिसको कह सकते हैं एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जो कह सकते हैं कि इसका मिलिटराइजेशन जैसा करना होता है, उस तरह का, उस डायरेक्शन में इसको लेके चले जाइए। तो वो जो चीज थी, इसके मामले में स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन थे। अब इशू ये है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, विश्वव्यापी स्थितियां बड़ी गंभीर हो चुकी थी, हिटलर जिस ढंग से आगे बढ़ रहा था, और कोई ऐसी गुंजाइश ही थी, बड़ा मेरे को, जितना इस मैटर को पढ़ता हूँ या जिसको रिसर्च करता हूँ, मुझे एक चीज लगती है कि सुभाष के खुद के विचारों में बहुत ज्यादा फर्क आता नजर आया। सुभाष जब शुरुआत में जर्मनी के लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे थे, हिटलर से मिलने का प्रयास कर रहे थे, और फासिस्ट शक्तियों से जब मिलने का प्रयास कर रहे थे, उसके विपरीत फासिस्ट शक्तियां ये मानती थी कि ऑल इंडिया इम्पैक्ट अगर बात की जाए तो नेहरू का इम्पैक्ट ज्यादा है, और फासिस्ट शक्तियां स्वयं नेहरू से मिलना चाह रही थी। ये एक बहुत बड़ा चीज मेरे को रिसर्च में देखने को मिली। और जबकि सुभाष जब भी मिले इन शक्तियों से, या मुसोलिनी से जो उनका मिलना हुआ, चाहे हिटलर से जो उनकी बहुत ब्रीफ जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद कोई सुभाष बहुत ज्यादा कन्विंस नजर नहीं आया, क्योंकि हिटलर ने शुरुआती दौर में जो वक्तव्य दिए थे और जो बातें की थी, वो भारत के कोई बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं की थी। उनकी जो रेशियल थ्योरी थी हिटलर की, वो बहुत ही एंटी इंडिया टाइप की थ्योरी थी, जो मिलान हॉर्नर ने भी काफी डिटेल से उसको डिस्क्राइब किया अपनी किताब में। और ये मीटिंग कोई बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। एमिल शेंकेल जो उनकी पार्टनर या वाइफ जो थी, उन्होंने भी इस बारे में जिक्र किया कि सुभाष वाज नॉट सो हैप्पी आफ्टर मीटिंग एडोल्फ हिटलर, और हिटलर ने उनको कोई खास सहयोग नहीं दिया, और ये कहा जापान में जाकर के आप करेंगे तो स्ट्रेटेजिकली आपके लिए ठीक होगा। और अब ये जो सिचुएशन थी, जिस तरह का माहौल बन रहा था, जिस तरह की चीजें थी, और सुभाष का जिस तरह का एटीट्यूड था, उसको देखते हुए गांधी को लगा था शुरुआती दौर में, जब भारत से बाहर नहीं गए थे, ये सारी बातचीत वो यहाँ पर भी करते थे कि हम बाहर इनका सहयोग ले सकते हैं, उनकी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये जो चीजें थी, गांधी को लगा कि कांग्रेस के आंदोलन को पूरी तरह से सबोटेज कर दिया जाएगा, ये आंदोलन सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा, और ऐसी स्थिति में हमको सुभाष को रोकना जरूरी होगा। और आप देखिए लास्ट मोमेंट तक जो वास्तव में विरोध अगर किसी ने किया है, तो सरदार पटेल वॉज कोर पर्सन हु अपोज सुभाष, और सुभाष को पूरी तरह से डिफंक करने में अगर कोई प्रमुख भूमिका निभाई तो राजेंद्र प्रसाद ने निभाई, सरदार पटेल ने निभाई। और अब बड़ी विचित्र स्थिति है आज के जमाने में, जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स में लोग कभी तो सरदार पटेल और नेहरू को आपस में लड़ाते हैं, और सुभाष बोस का मामला आता है तो उनका मामला एकदम से वो चुप हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता इसका जवाब क्या दे, और वो अचानक से कहने लग जाता है भाई नेहरू ने इनको, सुभाष को यहाँ से हटाया, सुभाष को कमजोर किया। जबकि हकीकत है कि सुभाष के अंतिम समय तक, यानी त्रिपुरी कांग्रेस में जब मंत्रिमंडल ने पूरा जो इस्तीफा दे दिया था, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, इसे पूरा इस्तीफा दे दिया था, शरद बोस और नेहरू ही अंतिम व्यक्ति बचे थे जिन्होंने सुभाष का अंतिम समय तक साथ दिया, जबकि सारे सोशलिस्ट पूरी तरह से सुभाष का साथ छोड़ चुके थे। अंतिम समय तक नेहरू ने प्रयास किया कैसे भी करके गांधी और नेहरू के बीच में, गांधी और सुभाष के बीच में एक रिप्रोचमेंट हो जाए। रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़ा प्रयास किया इनकी रिप्रोचमेंट का, इसमें नेहरू वाज वन ऑफ द कोर पर्सन टू हैंडल द सिचुएशन, बट उसके बावजूद इनके बीच में वो वैचारिक मतभेद आगे बढ़ते गए, और सुभाष को फिर इस्तीफा देकर के अपनी तरफ से नया रास्ता निकालना पड़ा, और फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने आगे जाके स्थापना की। बड़ा आगे जाकर भी बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हुई कि सावरकर से के बारे में नेहरू के विचार जग जाहिर थे, आरएसएस के बारे में नेहरू के विचार बिल्कुल स्पष्ट थे, और जो साम्राज्यवादी विचारधारा के खिलाफ नेहरू का संघर्ष था वो बिल्कुल क्लियर था। बट नेहरू का एक मानना था कि वो बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचते थे, इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में चीजें क्या चल रही थी, नेहरू इस एंगल से भी सोचते थे। और
फासिस्ट शक्तियों का साथ किसी भी सूरत तक नेहरू को किसी भी लेवल तक देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि आगे जाकर के जो चीजें बढ़ेगी और हम किसी गलत शक्ति का अगर साथ देंगे तो वर्ल्ड ओपिनियन हमारे खिलाफ हो जाएगी। और इस बात को शायद सुभाष समझ भी रहे थे, पर उसको आगे जानना नहीं चाह रहे थे कि सुभाष के बड़े विचार बड़े कॉम्प्लेक्स थे कि यहूदियों का जो शोषण हिटलर कर रहा था उसके बारे में सुभाष अपने कभी कोई विचार नहीं रखे। और सावरकर के हिंदुत्व की विचारधारा में भी बड़ा एक मतभेद था कि वो जो यहूदियों का जो शोषण हिटलर कर रहा था उसको वो कोई खराब नहीं मानते थे। और तो एक बड़ी विचित्र परिस्थिति हमको मिलती है कि एक 7 दिन के लिए हिंदू महासभा और सुभाष के फॉरवर्ड ब्लॉक में भी समझौता होता है। चुनाव लड़ने के लिए दोनों भी साथ एक दूसरे का देना स्वीकार करते हैं, पर आगे जाकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी से सुभाष के व्यक्तिगत मतभेद बढ़ जाते हैं और यहां तक सिचुएशन हो जाती है कि सुभाष उनसे नाराज होके मुस्लिम लीग से समझौता करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो सुभाष की पर्सनैलिटी में दो चीजें देखने को मिलती हैं कि वो एक्सट्रीम हिंदू महासभा के साथ भी जाने की सोच लेते हैं, एक्सट्रीम मुस्लिम लीग की तरफ भी जाने के लिए सोच लेते हैं। और ये चीजें राष्ट्रीय आंदोलन के जो बहुत एक सीरियस मोड पे जब वो चल रहा होता है तो गांधी और नेहरू के दिमाग में ऐसा होता है कि इस तरह की चीजों से, इस तरह के फास्ट मूवमेंट से हम जनता में अपनी पहचान स्थायी रूप से नहीं बना पाएंगे, या हमारे दिमाग हमारे बारे में एक गलत मैसेज चला जाएगा और एक कोई एक निर्णायक जंग की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं तो हमको इन सब चीजों से निकलना पड़ेगा। और जो आगे हम जाके देख सकते हैं कि जबकि मोटे रूप से सुभाष भले ही कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ थे, पर फासिस्ट शक्तियों के पास गए तो फासिस्ट शक्तियों का कहीं न कहीं कनेक्शन कम्युनल फोर्सेस के साथ हो जाता है। ये इतिहास का एक ऐसा ग्रे एरिया है जिसमें हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में गांधी और नेहरू का जो एक मास मूवमेंट खड़ा करने का जो आइडिया था उसमें सुभाष के लिमिटेड आर्म स्ट्रगल का आइडिया सक्सेसफुल साबित नहीं हो सकता था। तो ये कारण था इनके बीच में आपस में वास्तविक मतभेद का। और यही कारण था कि जब ये बात इस तरह से आगे बढ़ गई और कांग्रेस में जिस तरह से उसका स्वरूप बदलना चाहते थे सुभाष, उसके लिए पूरी कांग्रेस के आंदोलन को सपोर्टेज करना पॉसिबल नहीं था। तो सारा राइट विंग इंक्लूडिंग लेफ्ट विंग, यानी कि यहाँ पे ये बात नहीं कि कोई राइट और लेफ्ट का झगड़ा था, यहाँ पे लेफ्ट भी गांधी के साथ आ गया। यहाँ पर पे जो सोशलिस्ट थे, मीनू मसानी हो, चाहे अशोक मेहता हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, चाहे अच्युत पटवर्धन हो, चाहे जो आसफ अली हो, सारे मिल करके सारे गांधी के साथ आ जाते हैं। और जयप्रकाश नारायण जो सबसे इंपॉर्टेंट नेता होते हैं वो सारे आ जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि सुभाष का रास्ता शायद आगे जाकर के ठीक नहीं रहेगा। एंटी फासिस्ट स्ट्रगल को भी वो देख रहे थे, एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल भी चल रहा है। यहाँ पे दो तरह की चीजें चल रही है, एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल भी चल रहा है और एंटी फासिस्ट स्ट्रगल की भी बात हो रही है। और गांधी और नेहरू का मानना है कि आप फासिस्ट के पास जाके एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल आप नहीं कर सकते, वर्ल्ड ओपिनियन आपके खिलाफ हो जाएगी। आप देखिए जब सुभाष ने आईएनए बनाई 1943 तक जाके वो जापान की तरफ पहुंचे, 1942-43 के बाद जाके पहुंचे, जब तक एलाइड फोर्सेस ताकतवर होना शुरू हो चुके थे, अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जा चुका था और करीब करीब डिफरेंट सारे जो अलग अलग जो मोर्चे जो युद्ध के चल रहे थे, जो अफ्रीका में लड़ाई चल रही हो चाहे साउथ ईस्ट एशिया में चल रही हो, धीरे धीरे एलाइड फोर्सेस हावी होना शुरू हो चुके थे। तो प्रैग्मेटिकली भी गांधी और नेहरू सोच चुके थे कि कोई एक्सिस पावर की जीत होने की संभावना नहीं है। और उस मौके पे सुभाष का इनके साथ जाना ये चीज बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। बट फिर भी सुभाष को जब आईएनए बनाने के लिए गांधी से उन्होंने आशीर्वाद लेने की बात की, उन्होंने जब कहा कि मेरे को आप मेरे विजय होने का आप आशीर्वाद दीजिए, तो गांधी ने उनको कोई खिलाफत नहीं की, उनके रास्ते अलग थे। बट यहां पर जाकर के सिचुएशन आती है कि अगर लड़ाई छिड़ी अंग्रेजों के खिलाफ तो गांधी ने और नेहरू ने लड़ाई लड़ी और दूसरी तरफ लड़ाई सुभाष से लड़ी। फिर कम्युनल फोर्सेस लेफ्ट राइट सब इससे दूर हट गए, न कम्युनिस्ट इस लड़ाई में साथ जुटे, न लेफ्ट जिसको मतलब कह सकते हैं कि सावरकर साथ जुटा, ना जिन्ना साथ जुटे, ना आरएसएस साथ जुटे। ये सारे के सारे लोग राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने वाले ताकतों के साथ मिल गए, यानी कि इंपीरियलिस्ट पावर के साथ ये लोग साथ हो चुके थे। और सुभाष और गांधी और नेहरू ये सारे वास्तविक रूप से देश की लड़ाई लड़ रहे थे। उनका रास्ता अलग था, तरीके अलग हो सकते हैं, सोचने के तरीके में परसेप्शन में फर्क हो सकता है। बट आज का इकोसिस्टम एक ही चीज की तलाश में लगा रहता है, कहीं पे भी दो लेटर में कोई ऐसा मैटर मिल जाए कि इसमें सुभाष ने लिख दिया हो कि भाई नेहरू जी आपकी बात मुझे पसंद नहीं आई, तो उसकी बड़ी बड़ी हेडलाइट बना करके उसको अखबारों में डाला जाता है, फेसबुक और उसमें चीजों में डाला जाता है। और ये चीज हम लोग क्लासरूम में भी फेस करते हैं। आज ही इस तरह के टॉपिक पे मैं आई वाज टॉकिंग इन द क्लास एंड
स्टूडेंट ने कहा था सर, अगर सुभाष अगर होते तो सुभाष भारत के प्रधानमंत्री बनते। अब ये भविष्य के प्रश्न के ऊपर क्या होता क्या नहीं होता, उसके ऊपर इतिहास के तथ्यों को की अवहेलना करने का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, जिसके बारे में आपका शो काफी हद तक चीजें ठीक कर रहा है। अगर देखा जाए तो दो तथ्य और हमको मिलते हैं। पहला तथ्य तो ये मिलता है कि इन सब के बावजूद जब आईएनए बनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, तो उसकी एक विंग का नाम गांधी जी के नाम पे रखा और दूसरे विंग का नाम नेहरू जी के नाम पे रखा। दूसरी तरफ हमें ये मिलता है कि जब ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी वाला भाषण देने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, तो वो दो लोगों का नाम लेते हैं, एक महात्मा गांधी का नाम लेते हैं और दूसरा नाम लेते हैं सुभाष चंद्र बोस का। तो ये जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट था वो तो हमेशा रहा। अब आरोप ये लगाया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जब जापान चले गए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, नेचुरली जापान जिस तरह से पीछे हट रहा था, जिस तरह से हार रहा था, उस तरह से बहुत कंटिन्यू करना उनके लिए संभव नहीं था। और ये तथ्य कहने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच्चाई है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आईएनए कोई बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले कर पाया। पहली ही शुरुआती लड़ाइयाँ ही हार गया, बहुत सारे सैनिक उनको डिजर्ट करके चले गए। लेकिन उसके बावजूद जब वो गिरफ्तार होके आए सैनिक और यहाँ पर मुकदमा चल रहा था, तो नेहरू जी ने ही आगे बढ़कर आईएनए डिफेंस कमेटी बनाई थी। नेहरू पे जो आरोप लगाया जाता है वो ये कि सुभाष बाबू का उस समय उन्होंने साथ नहीं दिया, बाद में उनके घर की जासूसी करवाई और भी क्या क्या तमाम सारे आरोप लगाए जाते हैं। इस पर थोड़ी सी बात मैं आपसे सुनना चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने पीक पर था और इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर इवन नेहरू तो करीब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मेजर पीरियड में जेल में थे। पहले तो इस चीज को लोग समझ लें। 1942 में 9 अगस्त को क्या सुबह तो सारे कांग्रेसी नेता जेल में चले गए थे, 3 साल तो जेल से बाहर ही नहीं आए। तो वो क्या सहयोग कर रहे थे, क्या नुकसान पहुंचा रहे थे, ये लोगों को इतिहास अगर पढ़ते हैं तो समझ में आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। दूसरी चीज, उस वक्त वास्तव में नुकसान पहुंचा कौन रहे थे सुभाष को? सुभाष को नुकसान पहुंचाने के लिए सावरकर और जो लोग हैं वो भर्तियां करा रहे थे, कम्युनिस्ट भर्तियां करा रहे थे ब्रिटिश। और बंगाल के मामले में तो खासतौर से सावरकर ने वहां पे जाके बोला है कि वहां पे मतलब हमारे तटों तक युद्ध आ गया है, हमको इसके खिलाफ मतलब कार्रवाई करनी पड़ेगी, लोगों को मिलिट्री में ज्यादा से ज्यादा भर्ती कराना पड़ेगा और बड़ी संख्या में मिलिट्री में लोगों को, ब्रिटिश फौज में लोगों की भर्तियां कराने का काम किया। अब बात आती है कि नेहरू जब उससे बाहर निकले और नेहरू को जब सबसे पहले पता चला कि प्लेन क्रैश में जो खासतौर से सुभाष बोस की मृत्यु का समाचार मिला, उसको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एलाइड फोर्सेस ने थोड़ा सस्पेक्ट किया, तो उसके बाद से सारे स्पेकुलेशन चालू हुए कि उनकी डेथ हुई या नहीं हुई। ये बात एक बहुत बड़ा इतिहास के गर्त में है, जिसमें कि 3 कमीशन बने, खौसला कमीशन बना, शाहनवाज की एक कमेटी बनी और तीसरा मुखर्जी आयोग बना। तीनों ने अपनी अपनी फाइंडिंग दी और फाइनली इस बात पे सहमति बनी कि सुभाष की मौत किस जंग से हुई। अब बात यह आती है कि आईएनए के जो सोल्जर्स थे और कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं था, फिर भी जब वो भारत आए और उनको जो बंदी के रूप में आए, जिस तरह से भी भारत में उनका आना हुआ, तो सबसे बड़ा आईएनए सोल्जर्स को सपोर्ट करने के लिए जो कांग्रेस के अंदर जो कमेटी बनी, उसमें करीब 25 साल बाद नेहरू ने वापस वो चोला पहना था, जिसको कह सकते हैं कि वकालत का। तेज बहादुर सप्रू वगैरह भी उनके साथ थे और उन्होंने आईएनए को डिफेंड करने के लिए जो जितने भी 300 से ज्यादा लोग कोर जो लीडर्स थे उनके खिलाफ जो मुकदमा चला, तो उसके अंदर नेहरू ने जो डिफेंड करने के लिए जो पॉइंट्स रेज किए कि अपनी देश की आजादी के लिए अगर कोई फौज, अगर कोई लोग है अगर संघर्ष करते हैं तो उनको वॉर क्रिमिनल के तौर से हम कैसे मान सकते हैं? वी कैन नॉट गो फॉर कोर्ट मार्शल। तो उनको, हमको किसी भी सूरत में उनके सहानुभूतिपूर्ण विचार करना पड़ेगा। अब देखिए, नेहरू का मुकदमा में भाग लेने से ही पूरे देश के अखबारों में, पूरे देश की जनता में ये मैसेज पूरी तरह से फैलने लगा और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि भारत में जो ब्रिटिश फौज थी और जो नेवी थी, चाहे आर्मी थी, चाहे एयरफोर्स थी, उसके अंदर भी एक तरह का कनेक्ट स्टैब्लिश होने लग गया, उसमें भी सुबगाहट शुरू होने लग गई। और ये कि नेहरू अगर इस ट्रायल में अगर सम्मिलित नहीं होते, नेहरू की टीम अगर सम्मिलित नहीं होती, तो ये जो नेवी का रिवोल्ट हुआ, जिसको कि बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, 1946 मार्च का तलवार आईएनएस तलवार के पे जब पहला रिवोल्ट शुरू हुआ था, वो रिवोल्ट उस लेवल पे पहुंचता ही नहीं। इनफैक्ट वहां पे सरदार पटेल ने भी उस नेवी के रिवोल्ट को पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया कि वो एक आर्मी के डिसिप्लिन के लिए ठीक नहीं है। और ऐसे में उस आंदोलन को सहानुभूति अगर किसी की मिली और सैनिकों के प्रति सहानुभूति अगर किसी को मिली तो नेहरू की मिली। और नेहरू ने यहीं तक कार्य नहीं किया, नेहरू ने आईएनए के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए काफी प्रयास किया, आर्मी में कैसे वो जा सकते हैं वापस,
उसके लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, उसके ऊपर काफी बातचीत हुई। क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि 1948 तक भारत की सेना का जो मुखिया था वो अंग्रेज थे, जून 1948 तक, और उस समय तक वो चीजें सारी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही थी। और जो आगे जाकर के सुभाष के व्यक्तिगत परिवार के लिए, जबकि आप सोचिए शुरुआती दौर तो ये था कि सुभाष ने जो विवाह किया था थोड़ा उसको कभी सार्वजनिक नहीं किया था, और उनके परिवार भी उसको शुरुआती दौर में शायद मानने से इनकार कर रहे थे। उन सुभाष के जो पत्नी थी, उनकी जो पत्नी थी एमिल शेंकिल, उसको आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बकायदा एक फंड की व्यवस्था की। एक बकायदा 1952 से 54 जो ये क्लासिफाइड फाइल का जो सबसे बड़ा हल्ला मचाया जाता है कि पता नहीं नेहरू ने उस दौर में पता नहीं क्या कर डाला, जासूसी कर डाली, ये कर डाला, नुकसान पहुंचा दिया, सुभाष की पर्सनलिटी खत्म कर दी, अचानक सुभाष को प्रकट होना बता देते हैं। ये जो एक जो येलो जर्नलिज्म जो शुरू हुआ सुभाष के साथ, एक बंगाल में एक स्पेसिफिक कल्ट बन गया, तो वो उसके विपरीत जो सिचुएशन ये थी कि सारे कमीशंस में सारे रिकॉर्ड्स रखे गए, और ये नेहरू ही थे जिन्होंने उस जमाने में 100 पाउंड यानी मासिक जो पेंशन है अनीता बोस के विवाह होने तक वो जारी रखने का फैसला किया। और कई सारे पत्र विदेश मंत्रालय में मिलते हैं कि उनको किस प्रकार से फंड पहुंचाया जाए। 2 लाख का एक फंड भी उस जमाने में इकट्ठा किया जाता है। आज अगर आप देखते हैं उस किसी को 500 रुपए की अगर किसी को महीना उस जमाने में अगर सैलरी मिलती थी तो वो शायद बहुत बड़े पद का व्यक्ति होता था, और वो कोई छोटा व्यक्ति नहीं होता था। ये यहाँ पे बात कितना पैसा दिया, कितना मदद की, वो इशू नहीं है। उन्होंने लास्ट तक एमिल शेंकिल का के बाद उनकी अनीता बोस उनकी बेटी भारत आई, उनका मैंने व्यक्तिगत तौर से मैंने इंटरव्यू भी देखा। उन्होंने नेहरू के बारे में जो विवरण दिया कि उन्होंने कहा कि मेरे को सबसे अच्छा लगा कि उस आदमी ने मेरे फादर के साथ काम किया, मुझे आज तक मेरा ख्याल रखा और मेरे को अपनी बेटी की तरह मेरा ख्याल रखा। कई बार मैंने उनके साथ ब्रेकफास्ट किया, कई बार मैंने उनके साथ लंच किया, उनके साथ खूब घूमी, खूब बातचीत की, और लास्ट तक वो जो रिलेशनशिप, जो बॉन्डिंग जो नेहरू बरकरार रख पाए, क्योंकि वो अपनी चीज को नेहरू कभी नहीं भूले थे। कमला नेहरू की अंतिम दिनों में खासतौर से सुभाष से मदद की थी, तो नेहरू ने वो रिश्ता निभाया, और नेहरू ने जीते जी पूरे समय तक, इवन देन उनको भारत की नागरिकता देने का प्रस्ताव भी उन्होंने पास करके दिया कि भारत की नागरिकता इनको दी जा सकती है। वो सारी चीजें उन्होंने अपने लेवल पे की। तो नेहरू ने किसी तरह का सुभाष के साथ इनजस्टिस नहीं किया, अन्याय नहीं किया। और ये बात कंफर्म है कि उनकी राजनीतिक विचारधारा में निश्चित तौर से 1938 के बाद फर्क आया, किंतु राष्ट्र के महत्वपूर्ण मामलों में, कम्युनल चीजों पे, सेक्युलरिज्म के मामलों में, प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी के मामले में किसी भी तरह का कोई भी मतभेद उनके अंदर नहीं था। तो एक वो जमाना था जब जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस की बेटी और पत्नी के लगातार आर्थिक मदद की, जब तक अनीता बोस की शादी नहीं हो गई। अनीता बोस कई बार भारत आती रहती हैं, कई बार उनके वीडियोस आते रहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा क्लेम कर रही थी तो बाकायदा वीडियो में आके उन्होंने, एक इंटरव्यू में आकर उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे पिता की जो विचारधारा थी वो पूरी तरह से सेकुलर विचारधारा थी। नेहरू के बारे में भी कई बार वो कह चुकी हैं कि नेहरू ने कैसे उनकी मदद की थी। बाकी सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई। बस शायद वो विज्ञापन का समय नहीं था कि नेहरू जितनी बार एमिली शेंकिल को पैसे भेजते थे, नेताजी की पत्नी को पैसे भेजते थे, उतनी बार टीवी चैनल तो उस जमाने में थे नहीं, लेकिन अखबारों में विज्ञापन नहीं छपवाते थे। कांग्रेस ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने उस जमाने में इन चीजों की विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं समझी। इसीलिए शायद आज दक्षिण पंथ को यह मौका मिला है कि वो जो चाहते हैं वो घटिया प्रचार करते रहते हैं। इतिहास गा रहा है जो हमने शुरू किया है डॉक्टर साहब के साथ। हमारी कोशिश यही है कि समकालीन इतिहास पर जो इस तरह की गंदगियां, इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, उसके बरक्स सच जान सके हम। डॉक्टर साहब लगातार हमें अलग अलग विषयों पर सच बता रहे हैं, हम उनके आभारी हैं। आगे हम और भी ऐसे ही विषयों पर बात करते रहेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नमस्कार।